हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेक्टर्स है। वेक्टर जो हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड आगे का हम स्टार्ट करेंगे। इसमें वेक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वेक्टर्स। तो देखिए, वेक्टर में हम जो पढ़ रहे थे कि वेक्टर है, वेक्टर की नीड आवश्यकता क्या पड़ती है, नीड ऑफ वेक्टर्स क्या है। ठीक है, तो चीज़ों को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता पड़ती है। हमने पढ़ा कि वे फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता हो। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे। तो उस दिन के लिए जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि किसी भी वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के निशान के द्वारा। किसके द्वारा? एरो के निशान के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये ए है और इसके ऊपर मैंने एरो का निशान लगा दिया, तो ये क्या बन गया? वेक्टर। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? वेक्टर ए पढ़ा जाएगा। ये जो है ये किस क्या क्या बताता है हमें? ये डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में और मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। किसके बारे में? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। ठीक है उसके बाद में हमने ऐसा भी लिखा था इस प्रकार से, यानी कि इसी को ऐसा लिखा था। तो ये जो सिंबल था, ये वाला सिंबल बताया था, ये ओनली किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को बताएगा। किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को। ये डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता, यानी कि डायरेक्शन के बारे में ये नहीं बताता। ठीक है, ऐसे ही हमने ये भी लिखा था कि ये किसको बताना है, तो ये भी ओनली किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को बताएगा। किसको बताएगा? मैग्नीट्यूड को। तो वेक्टर को जब भी रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर को इस प्रकार से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लिख दिया और मैंने इसके ऊपर ऐसे, हमने मान लो ये ए लिख दिया और इसके ऊपर ऐसा लगा दिया या इसके नीचे ऐसा लगा दिया। ऐसे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक है, जहाँ पर ये जो एरो है ये इसकी क्या कहलाएगी? टेल। और ये क्या कहलाएगा? एंड कहलाएगा एरो का। ठीक है, तो वेक्टर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? वेक्टर को एरो साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये जो सिंबल है ये किसको बताएगा? डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड दोनों को बताता है। ठीक है, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे डिस्कशन करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे कि वेक्टर है क्या एक्चुअल में। यदि वेक्टर हमारा क्लियर हो गया तो फिजिक्स और भी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर। सबसे पहला हम कहें इक्वल वेक्टर। कौन से वेक्टर? इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे हमें पता लगे? ठीक है, तो देखिए, मान लो मैं यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन ले रहा हूँ। ठीक है, ये इसका ओरिजिन हो गया। तो मैंने ये लिख दिया इस प्रकार से, ये एक वेक्टर ए है। ठीक है, और एक वेक्टर ये है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करें, ये ए और ये बी हो गया। ठीक है, अब इक्वल की हम बात करें, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे इधर उधर भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, इक्वल वेक्टर के लिए क्या कंडीशन है, इक्वल वेक्टर क्या होगा, कब होगा? इक्वल वेक्टर के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि दो या दो से अधिक जितने भी हम वेक्टर ले रहे हैं, जैसे ये दो वेक्टर हमने लिए। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर यदि इक्वल होंगे तो क्या कंडीशन होगी इक्वल वेक्टर्स की? ठीक है, तो इक्वल वेक्टर के लिए जो जरूरी है, एक तो पॉइंट है डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, तो देखिए, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इसकी भी डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन सेम हो गई। पहला पॉइंट तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? जो मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? मैग्नीट्यूड, वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। तो मैग्नीट्यूड, ये और ये मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है।
ठीक है। तो इक्वल वेक्टर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए दोनों वेक्टर की। ऐसा नहीं है कि ये दो वेक्टर हैं, मान लो कि ऐसा वेक्टर हमें दिया गया हो, एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। हो सकता है इनके मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो दो रिक्वायरमेंट इसमें क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो क्लियर होगा सभी को। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। सेकंड नंबर का जो है वो है अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स, तो इसके बारे में अब पता लग गया होगा अनइक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर वही एक्स वाई प्लेन ले लें, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। एक वेक्टर ऐसे बना रखा हमने और एक वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ठीक है, अब इसमें क्या हो, इसमें डायरेक्शन चेंज हो सकती है। पहला पॉइंट, डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो। डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी क्या होंगे, तो दूसरे कंडीशन मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है या मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। तीसरा क्या है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या हो, चेंज हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मीन्स ये है कि मान लो हमें जो वेक्टर दिए हुए हैं वो इस प्रकार से दे रखा है, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन तो क्या है, सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो यानी कि यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, तो कैसा होगा, अनइक्वल वेक्टर्स हो गए, ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। तो अनइक्वल वेक्टर के लिए क्या क्या कंडीशन है, अनइक्वल वेक्टर वो होगा या तो डायरेक्शन चेंज होगी, या मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड प्रकार का वेक्टर हो गया, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरे नंबर का। आगे हम बात करें, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो एक तो हो गया इक्वल वेक्टर, एक हो गया अनइक्वल वेक्टर। थर्ड है ओपोजिट या नेगेटिव, ओपोजिट वेक्टर्स। ओपोजिट वेक्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है, जिनको नेगेटिव वेक्टर भी हम कह सकते हैं। तो ओपोजिट के लिए देखिए, ये मान लो वही प्लेन बना रहे हैं एक्स और वाई, ये एक वेक्टर है जिसको मैंने लिख दिया वेक्टर ए, और ये है दूसरा वेक्टर बी। ठीक है, तो इन दोनों में क्या इक्वल है और क्या नहीं है, तो आप देखोगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो क्या है, दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर जिसमें डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, वो वेक्टर जिनमें डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, बट मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर ए ले लिया हमने और एक ये वेक्टर बी ले लिया, हमने कहा कि दोनों की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये ऑपोजिट वेक्टर नहीं कहलाएंगे। ऑपोजिट वेक्टर के लिए क्या कंडीशन है, डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो, उनका सेम होना चाहिए। ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, ऑपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या आपने सुना है जीरो वेक्टर भी होता है, बिल्कुल होता है, जीरो भी क्या होता है, वेक्टर। ठीक है, उसका भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में अब स्टडी करेंगे, मैन वेक्टर। ठीक है,
उससे पहले हम फोर्थ नंबर का बता देते हैं, कोप्लानर वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है हमें पता होना चाहिए, बाकी इनका यूज क्या है हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बाकी इनका यूज ज़्यादा ऐसे नहीं है, इनका यूज जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा और टॉपिक का वो इजी होता चला जाएगा। तो कोप्लानर क्या होता है, तो देखो मान लो ये x ये y, ये एक प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ये a है, ये b मान लिया और ये c मान लिया। ये वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोप्लानर वेक्टर कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ही प्लेन में, कौन से में, एक्स वाई प्लेन में। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कोप्लानर वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करें कि कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं। तो देखो ये प्लेन हमने ले लिया, ये एक्स ये वाई, ठीक है, इस प्रकार से हमने इनको बना दिया। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी और ये पॉइंट ओ हो गया। तो समझ गए होंगे कि कोलिनियर वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं। तो एक ही बिंदु से स्टार्ट होने वाले जो वेक्टर होते हैं उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, किसे, जो एक ही, कहां से, एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से निकलने वाले या स्टार्ट होने वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनको कोलिनियर वेक्टर हम कहते हैं। ठीक है, इनका यूज कैसे होगा वो हम आगे करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज हम ओनली इनके जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक मेन चीज और है, मान लो हमें दिया गया है एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है। ठीक है, और उस वस्तु का द्रव्यमान m1 हमें दे रखा है 2 किलोग्राम। एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका जो मास है वो दिया हुआ है m2 = 3 किलोग्राम। दो वस्तुएं हमें दे रखी हैं, एक का द्रव्यमान m1 2 किलोग्राम है, दूसरी का 3 किलोग्राम है। ठीक है, हमें कहा गया है कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट जो वस्तुएं दे रखी हैं उनका कुल द्रव्यमान कितना होगा। तो कुल द्रव्यमान हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे, m1 + m2 ऐसा सीधा लिख देंगे। तो m कितना आ जाएगा, m = आ जाएगा 2 + 3 = 5 kg, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, हमें भी पता था, क्या है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये जो कंडीशन होती है ये नॉर्मल मैथमेटिकल की प्रोसेस होती है। किसकी है, नॉर्मल मैथमेटिकल जो प्रोसीजर होता है। ये जो प्रोसीजर अप्लाई होता है वो कौन सी क्वांटिटी में होता है, स्केलर क्वांटिटीज में होता है। कौन सी क्वांटिटीज में, स्केलर क्वांटिटीज में होता है। ठीक है, इसको बताने का रीजन है, हम बात करें वेक्टर की। किसकी बात करें, वेक्टर की। ठीक है, अब वेक्टर है, वेक्टर के लिए डायरेक्शन होती है, इसमें केवल क्या है, स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, यहां पर हम स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा तो नॉर्मली सीधा ऐड कर सकते हैं, जो नॉर्मल मैथ के रूल फॉलो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी अप्लाई करते हैं। लेकिन इन केस वेक्टर में हमें क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है और साथ में क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कहा कि इधर फोर्स लगा कि 4 न्यूटन का, ये आई कैप, ये फोर्स है 4 न्यूटन आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। मैंने कहा एक फोर्स इधर इसके ऊपर लगा 6 न्यूटन और ये है जे कैप, क्या है, जे कैप। इसके बारे में बताएंगे आई कैप जे कैप क्या है। तो इसके ऊपर ये फोर्स लगा इतना, इसके ऊपर इधर से इतना फोर्स लगा, ये एक्स दिशा में लग रहा है, ये वाई दिशा के कारण लग रहा है। ठीक है, तो अब पूछा गया कि टोटल फोर्स कितना होगा, इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा। तो हम क्या करें, हम तो ऐसा लिख देंगे जैसे इसमें लिखा 4 + 6 यानी कि 10 न्यूटन, इतना फोर्स लग गया। ठीक है, तो यदि हम ऐसा करते हैं तो गलत है,
यही डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज में, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए इधर फोर्स लगा 4 न्यूटन, इधर लगा 6 न्यूटन, ठीक है। तो आप कहोगे 4 + 6 10 हो गया, ऐड कर दिया, गलत है ये तरीका, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी है, क्या है, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड ही यूज नहीं करना। यदि ऐसा हम करते हैं तो गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का अलग मेथड है, तो उसी को हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने अभी तक यही पढ़ा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, कौन सी, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, ठीक है, वो एक रूल है, उस रूल को यदि फॉलो करेंगी तभी वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अदरवाइज तो वो नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी की तरह होगा। तो इसमें ये है कि जो वेक्टर लॉ होता है, वेक्टर एडिशन लॉ, कौन सा, वेक्टर एडिशन लॉ, या जिसको कहें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को अप्लाई करना चाहिए। यानी कि वही वेक्टर क्वांटिटी वैलिड होंगी जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज हम करें, उसका यूज करते हुए हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी सबसे जो मेन कंडीशन है, ऐसे तो हमने कह दिया कि जैसे मान लो करंट है, क्या है, करंट है, ठीक है। करंट में क्या होती है, करंट की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। करंट में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। लेकिन करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्या नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है करंट, ठीक है। करंट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम कह रहे थे कि जो वेक्टर होते हैं उसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। तो करंट में भी डायरेक्शन है, हर मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाने लग जाए? तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए जरूरी है कि जो एडिशन के लॉ हैं या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है वो वैलिड होने चाहिए, यानी कि उनको ओबे लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम जो आपके नियम है, ठीक है, एडिशन के, उनको फॉलो करने चाहिए वो वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल की हम बात कर रहे थे, करंट की ही हम बात कर रहे हैं कि करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। मान लो कि आपने देखा भी होगा कि यहाँ इस कोई वायर है, उस वायर में करंट आ रही है आई, ये करंट इधर चली गई और ये करंट इधर चली गई। इधर मान लो I1 चली गई और इधर कितनी चली गई, I2। तो हमें पूछा गया टोटल करंट कितनी है, तो टोटल करंट हम क्या लिख देते हैं, I = I1 + I2 ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, तो टोटल करंट हम क्या लिखते हैं, I1 + I2। तो यहां पर जो कंडीशन है वो जो वेक्टर एडिशन लॉ जो है या पैरेललोग्राम जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए जो करंट है वो कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे कि टेंसर एक और होगा, कौन सी, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम वेक्टर और स्केलर के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। तो याद रखना कि करंट है, करंट की खुद की डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वो एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए जो मेन पॉइंट है, मेन जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि वेक्टर में जो एडिशन वगैरह होता है, ठीक है, जैसे हमने कहा कि इधर फोर्स लगा, ये हमने मान लिया ये ओरिजिन, इधर फोर्स लगा 4 न्यूटन, ठीक है, I कैप, और इधर फोर्स लगा, जैसे ऊपर की ओर इधर मान ले हम कि इधर फोर्स लगा 6 न्यूटन J कैप, ठीक है। तो हम सीधा ऐसा नहीं कर सकते 4 + 6 = 10 न्यूटन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है वो जो वेक्टर्स के नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर्स जो होते हैं एडिशन वगैरह या किसी एंगल के ऊपर पैरेललोग्राम लॉ, हम आगे जब पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा हमें, क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे। और रिजल्टेंट निकालेंगे तो एक फोर्स इस पे इधर लग रहा है, इस पे इधर, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, इस डायरेक्शन में,
ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या जरूरी है, जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है या एडिशन के जो रूल हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी वो क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया कि जो करंट है उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती। वो कैसी क्वांटिटी कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के जो रूल हैं उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा और यहाँ पर डिस्कशन किया कि वेक्टर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है वो आज हमने बताई। पहले हमने पढ़ा कि वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक मेन चीज और है। कौन सी चीज है? जिसमें लॉ ऑफ एडिशन हम कहें या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वो वैलिड होने चाहिए, यानी कि उनको फॉलो करनी चाहिए वो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हमने अभी इसका एग्जांपल भी लिया कि मास m1 है उसकी वैल्यू 2 kg है, एक मास m2 है इसकी वैल्यू 3 kg है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 5 kg हो जाएगा। 2 + 3 सीधा हमने यूज कर लिया जो मैथ के अंदर हम करते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होगा, उसके अलग से नियम है। उसी को हम वेक्टर अलजेब्रा भी कह सकते हैं। वेक्टर में जो हम यूज करते हैं वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर जो आई कैप जे कैप हमने लिखा है इसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक सभी पढ़ते रहिए।